अब देखें, आज जो अपन चर्चा करेंगे वो जेरोम ब्यूरनर रहेगा। जेरोम ब्यूरनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो जेरोम ब्यूरनर ने जो सिद्धांत दिया वो संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र का सिद्धांत। और आपको पता होगा कि जेरोम ब्यूरनर ने जीन पियाजे के सिद्धांत को ही आगे विस्तारित किया। जीन पियाजे ने दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और जबकि इसका है संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र का सिद्धांत। अब ये इस सिद्धांत में क्या कहते हैं कि व्यक्ति जब अपने संज्ञानात्मक विकास के आधार पर किसी वातावरण विशेष में समायोजन करके सीखता है तो वहां पर रचनात्मक अधिगम करता है। क्या करता है? रचनात्मक अधिगम, यानी संज्ञानात्मक विकास के आधार पर वातावरण में समायोजन करके वो रचनात्मक प्रवृत्ति से सीखता है या रचनात्मक करके सीखता है। इसीलिए इसे क्या कहेंगे? रचनावादी संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्या कहेंगे? रचनावादी। इसके बाद इन्होंने मानसिक प्रक्रिया की बात की है। मानसिक प्रक्रिया को 3 भागों में डिवाइड किया, उस आधार पर इसे मानसिक प्रक्रिया का सिद्धांत किया गया। एक होता है सीखने का अन्वेषण, खोज की बात कहता है कि रचनात्मक तो होगा ही होगा परंतु खोज करके सीखेगा, तो खोज के अन्वेषण सिद्धांत। और आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत इसलिए कहा जाता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विस्तारित किया और उस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, इसीलिए इसे आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? ब्यूरनर। और इसी बेस पे इसे क्या कहा जाएगा? आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जेरोम ब्यूरनर की बहुत महत्वपूर्ण किताब है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन और द कल्चर ऑफ एजुकेशन। ये 2 बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन और द कल्चर ऑफ द एजुकेशन। इन्होंने जीन पियाजे के सिद्धांत को विस्तारित किया, जीन पियाजे के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। ब्यूरनर क्या करता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत को ही क्या करते हैं? आगे बढ़ाता है। जबकि ब्यूरनर ने अपने बच्चों पे प्रयोग किया था, जीन पियाजे ने भी अपने बच्चों पे प्रयोग किया। जीन पियाजे ने भी अपने बच्चों पे प्रयोग किया है। तो ब्यूरनर ने सबसे पहले, जीन पियाजे ने जो सिद्धांत पे प्रयोग किया उनके बच्चों की अलग अलग आयु थी। इन्होंने इस बात को अलग से किया कि सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया वो प्रौढ़ों पर किया, फिर विद्यालय के बच्चों पर किया, फिर 3 वर्षीय बच्चों पे किया और लास्ट में नवजात शिशुओं पे किया। तो इन्होंने पाया कि विकास की किसी भी अवस्था में अलग अलग अवस्थाएं हैं। प्रौढ़ अलग हुए, विद्यालय के बच्चों की अवस्था अलग होगी, 3 वर्षीय बच्चे अलग होंगे, नवजात शिशु अलग आयु के होंगे। तो किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये बात किसने देखी? जेरोम ब्यूरनर ने। तो ब्यूरनर ने ये अलग अलग प्रयोग किया तभी तो देखा होगा। इन्होंने प्रौढ़ों पे प्रयोग किया सबसे पहले, फिर विद्यालय के बच्चों पे प्रयोग किया, फिर 3 वर्षीय बच्चों पर, फिर नवजात शिशुओं पर। और इन सब पर अध्ययन करने के बाद इन्होंने पाया कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है जनाब, कि किसका मानना है कि बालक को विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो ये किसका मानना है? जेरोम ब्यूरनर का। अब देखो, संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है एक कर्मिक प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। यानी संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया क्या है? एक कर्मिक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है और अविरल प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया एक कर्मिक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत दंड, पुरस्कार, भाषा, चिंतन, संकेत, प्रतीक, छाया चित्रों पर विशेष बल दिया है और रचनात्मक अधिगम पर बल देता है। यानी विकास क्या है? एक कर्मिक प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही साथ ये दंड, पुरस्कार, भाषा, चिंतन, संकेत, प्रतीक, प्रतिबिंब या फिर छाया पर विशेष महत्व देता है। इसके संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने चिंतन, भाषा, संकेत, प्रतीक, प्रतिबिंब
को महत्व दिया, साथ ही साथ शिक्षा में पुरस्कार और दंड को भी महत्व देता है। साथ ही साथ बुर्नर अपने सिद्धांत में ये बात कहता है कि बुर्नर का सिद्धांत शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित है। किस पर आधारित है? शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित है। और शिक्षण सिद्धांतों का जो संबंध होता है वो अधिगम और विकास से होता है। इसमें अधिगम की व्याख्या नहीं की जा सकती कि अधिगम की व्याख्या नहीं की जा सकती, हम कैसे सीखे हैं, क्यों सीखे, ये बात नहीं होती। यानी बुर्नर का सिद्धांत शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित है और शिक्षण सिद्धांतों का सीधा सीधा संबंध किससे है? अधिगम और विकास। और इसमें कभी भी अधिगम की व्याख्या नहीं की जाती, सिर्फ किस पर बल दिया जाता है? विकास पर बल दिया जाता है। चाहे भाषा से, चिंतन से, प्रतीक से, पुरस्कार, दंड से, कैसे भी हो, बात किस पे बल दिया जाएगा? विकास पे, न कि अधिगम पर बल नहीं दिया जाता। यह शिक्षण सिद्धांतों में जब शिक्षण सिद्धांत होते हैं, यानी पढ़ाते समय जो शिक्षण के मेथड है उसके अंदर पूर्व अनुभव और विषय वस्तु को साथ जोड़ने पर भी बल देगा। कहने का मतलब जब बालक को कोई चीज पढ़ाई जाए तो उसके अंदर शिक्षण सिद्धांत जब काम में लिए जा रहे हैं तो उसमें पूर्व अनुभव और विषय वस्तु को साथ जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि बच्चा अधिक से अधिक सीख सके और उसका संज्ञानात्मक विकास अधिक से अधिक हो सके। बुर्नर एक बात कहता है कि इस अधिगम के लिए संप्रेक्षण, संपर्क कौशल, संप्रेक्षण, संपर्क कौशल, शिक्षण प्रतिमान, सूचना प्रकरण, मॉडल का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। और इसमें बालक इसी के माध्यम से, संप्रेक्षण के माध्यम से, शिक्षण प्रतिमान जो पढ़ते होते हैं, सूचना प्रकरण होता है, मॉडल जो होते हैं, उनके लिए बच्चे के दिमाग में क्या आएंगे? आगमन तर्क विकसित होंगे। तो आगमन तर्कों को विकसित करने के लिए शिक्षण प्रतिमानों का होना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब ये शिक्षण प्रतिमान पे विशेष बल देता है, क्योंकि शिक्षण प्रतिमान से ही बच्चे में आगमन तर्क या प्रत्यात्मक चिंतन विकसित होता है, विचारात्मक चिंतन विकसित होता है, संज्ञानात्मक विकास उसका बढ़ता है। इसके बाद देखिएगा, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के आधार पर एक बात कही कि बालक अपने संज्ञानात्मक विकास के आधार पर वातावरण में अपना समायोजन स्थापित करके जो सीखता है उसको क्या कहेंगे अपन? रचनात्मक अधिगम। ये बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि संज्ञानात्मक विकास की बात करता है, जीन पियाजे के सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे। तो वातावरण में व्यक्ति अपना आप को समायोजित करता है और कुछ नया सीखता है, और उसे ही क्या कहा इन्होंने? रचनात्मक अधिगम कहा। और इसका मतलब बुर्नर किस अधिगम पर बल देता है? रचनात्मक अधिगम पर बल देता है। अगर आपसे पूछ ले कि बुर्नर के द्वारा अधिगम पर बल दिया गया है तो क्या कहेंगे? रचनात्मक अधिगम पर बल दिया गया। इसके बाद जो संज्ञानात्मक विकास के जो चरण बताए वो 3 प्रकार के संज्ञानात्मक विकास की स्टेज बताई। पहला बताई इनेक्टिव, क्या बताया? इनेक्टिव। दूसरा होता है आइकोनिक, कौन सा? आइकोनिक। तीसरा होता है सिंबॉलिक, कौन सा? सिंबॉलिक। पहली अवस्था जो होती है वो प्ले वाली होती है, क्या होती है? प्ले वाली। दूसरी उसके लुक से संबंधित होती है, देखने से संबंधित होती है। तीसरी होती है उसके रिसर्च से, रिसर्च से होती है। तीसरी चीज होगी उसके रिसर्च से। यानी पहली स्टेज जो इनेक्टिव है, पहली इनेक्टिव, दूसरी आइकोनिक, तीसरी सिंबॉलिक। अब देखो इनेक्टिव जो अवस्था है इसमें बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है। इसमें किसका काम मिलेगा? वो अपने ज्ञानेंद्रियां तो होंगी उसके साधन, ज्ञानेंद्रियां क्या होंगी? साधन होगी, और माध्यम होगा वहां पे उसकी संवेदना। माध्यम क्या होंगी? माध्यम होगा संवेदना। जैसे कुछ शारीरिक क्रियाएं करता है, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, फिरना, गर्म ठंडे का एहसास होना, सब कौन सी स्टेज में आते हैं? इनेक्टिव आती है। कौन सी स्टेज में आएगा? इनेक्टिव। जबकि आइकोनिक स्टेज क्या होती है? आइकोनिक स्टेज के अंदर बच्चा देखता है और उसी के अकॉर्डिंग सीखता है। अगर बच्चा देखकर सीख रहा है तो क्या कर रहे हैं? मूर्त चिंतन काम में ले रहे हैं, मूर्तें चिंतन काम में ले रहा होगा।
अपनी भाषा का प्रयोग काम में ले रहा होगा, उसकी भाषा का विकास हो रहा होगा। तीसरा सिंबॉलिक जो होता है, इसमें ये सर्वोच्च प्रकार होता है, बौद्धिक विकास का उच्चतम विकास सिंबॉलिक स्टेज में होगा। सिंबॉलिक का मतलब इसमें बच्चा खोज करके सीखेगा, अपने आगमन और निगमनात्मक चिंतन को काम में लेकर सीखेगा। अब देखिएगा इसी स्टेज को थोड़ा सा अलग 1 बाय 1 करके मैंने 3 स्टेजों की बात की। पहली आपने पढ़ी इनेक्टिव होता है, कौन सा होगा, इनेक्टिव। दूसरा होगा आपका आइकॉनिक, तीसरा होगा आपका सिंबॉलिक। अब देखो इनेक्टिव जो अवस्था होती है वो गामक क्रियाओं पे बेस पे होती है। किस पर है, गामक क्रियाओं बेस पे होती है, इसीलिए इसे क्या कह सकते हैं यहाँ पे, गामक भी कह सकते हैं या फिर व्यवस्थीय भी कह सकते हैं, संक्रियात्मक कह सकते हैं। इनेक्टिव नाम तो इंग्लिश का है ही। इसके बाद विधि निर्माण कह सकते हैं, जो जन्म से 18 माह या फिर 2 साल की आयु स्टेज होती है, जबकि इसमें संबंध देखने से होता है। किससे, देखने से, यानी लुक फॉर, या तो लुकिंग या फिर प्लेइंग, यानी या तो बच्चा खेलेगा या फिर बच्चा इसमें देखेगा, यानी देखने और खेलने से संबंधित होती है। तो इसीलिए इस अवस्था को क्या कहेंगे अपन, देखना है तो देखेगा तो मूर्त होगा, तो मूर्त प्रतिनिधान अवस्था हिंदी में कह सकते हैं। अगर बाय द वे आपको ऐसे वर्डों में दिक्कत हो रही है हिंदी के, तो आप इंग्लिश वाले 3 वर्ड ध्यान रख लो कि पहला इनेक्टिव है, दूसरा इनेक्टिव जो होती है वो शारीरिक अंगों से संबंधित होती है, गामक क्रियाओं से संबंधित होती है। दूसरी जो अवस्था होती है देखने से संबंधित और खेलने से संबंधित। तीसरी जो अवस्था होती है सिंबॉलिक, वो रिसर्च से संबंधित होती है। किससे, रिसर्च, खोज से संबंधित होती है। तो मुझे लगता है कि ये 3 ये नाम तो बहुत आसान है आपको, इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक याद रहना बहुत आसान है, क्योंकि सिंबल का मतलब ही क्या होता है, प्रतीक होता है। इसलिए तीसरी अवस्था का नाम क्या होगा, प्रतीकात्मक होगा, सिंबॉलिक कह सकते हैं या सांकेतिक कह सकते हैं। पर दूसरी अवस्था का संबंध देखने से, मूर्त वस्तुओं से, तो इसे क्या कह सकते हैं अपन, मूर्त प्रतिनिधान कह सकते हैं, प्रतिमाप कह सकते हैं, दर्श से प्रतिमान कह सकते हैं। मूर्त चीजों को देखता है तो मूर्तावस्था कह सकते हैं, देखने से संबंधित है तो छाया कह सकते हैं, आइकॉनिक कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इन अवस्थाओं की अलग अलग विशेषता देखिएगा आप लोग। पहली अवस्था जो विधि निर्माण इनेक्टिव जो अवस्था है या संक्रियात्मकता है या व्यवस्थीय अवस्था है, जिसकी आयु सीमा जन्म से 18 माह या 2 वर्ष होती है, इसमें बच्चा गामक या फिर सारी क्रियाओं से सीखता है। गामक या सारी क्रियाएं, जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, रेंगना, सब कौन सी आती हैं, गामक और सारी क्रियाएं। इन में बालक शब्दहीन श्रमिक क्रियाओं की अनुभूति से सीखता है। यानी बच्चा देखिएगा आप बच्चे को, आजकल तो देखा होगा कि आजकल की मम्मियां थोड़ी अलग प्रकार की होगी, 5G वर्जन की हैं। बच्चा रोता है तो मुंह में वो निप्पल दे देते हैं। पहली बोतल है ना, यानी बोतल में दूध भी डालता है तो बच्चा क्या करता है, अपने होठ को पलपलाने लग जाता है। इसका मतलब वो समझ रहा है, इसको सीख गया कि दूध पीना है, मुझे दूध पीना, बोल तो नहीं रहा पर होठ पलपला रहा है। पर इसमें जो बच्चा सीखा है उसका साधन क्या है, ज्ञानेंद्रिय है, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय ही क्या है आपके, ज्ञान के द्वार। ज्ञान के द्वार ही क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। क्या है, ज्ञानेंद्रिय। फिर ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी हुई जो माध्यम होता है संवेदना, यानी आपकी ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी हुई संवेदना होती है। अब 5 प्रकार की संवेदना होती है। पहली बात तो संवेदना होती क्या है, आपको पता है, इंद्रिय जनित ज्ञान ही क्या है, इंद्रिय जनित ज्ञान। इंद्रिय जनित ज्ञान ही क्या होगा आपका, संवेदना होगा। अब जैसे आंख से जुड़ी कोई चीज है, आंख से देख रहे हो तो देखकर सीख रहे हो, तो क्या होगा, दृश्य संवेदना, है ना। आपकी 5 इंद्रियां होती है, आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। जैसे आंख का संबंध है देखने से तो दृश्य संवेदना, कान का संबंध है सुनने से तो सर्वे संवेदना, नाक का काम है सूंघने से पर सूंघना संवेदना नहीं होता, ग्रहण संवेदना। क्या होगा, ग्रहण। त्वचा का संबंध है स्पर्श तो स्पर्श संवेदना, जीवा का संबंध है स्वाद से तो स्वाद संवेदना, स्वाद संवेदना।
तो इस प्रकार से आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो 5 इंद्रियों से जुड़ी होती हैं। और ज्ञान की पहली पीढ़ी भी आपकी संवेदना ही होती है। ज्ञान की पहली पीढ़ी संवेदना, दूसरी पीढ़ी प्रत्यक्षीकरण। तो इसके अंदर जो पहली पीढ़ी है, जो बौद्धिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा, उसका साधन तो है ज्ञानेंद्रिय, माध्यम है संवेदना, माध्यम है संवेदना। और इस अवस्था में भाषा को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि बच्चे की भाषा का विकास इसमें होता ही नहीं। जबकि दूसरी अवस्था में भाषा का विकास को महत्व दिया जाता है, जबकि सर्वोच्च भाषा का विकास होता है वो तीसरी अवस्था में। भाषा को महत्व दिया जाता है दूसरी में, भाषा को महत्व नहीं दिया जाता पहली अवस्था में। यानी कौन सी में? आइकोनिक, कौन सा? एनेक्टिव, सॉरी अनेक्टिव में। अनेक्टिव में भाषा को महत्व नहीं दिया जाता। शब्दहीन सर्मी क्रियाएं होती हैं, गामक और सारी क्रियाओं से सीखता है, और इसमें भाषा को महत्व नहीं दिया जाता। साधन ज्ञानेंद्रियां हैं, माध्यम में संवेदना है। संवेदना इंद्रिय जनित ज्ञान है, ज्ञानेंद्रिया ज्ञान के द्वार हैं, और ज्ञान की पहली पीढ़ी संवेदना है। इसके बाद देखिएगा, इसमें बच्चा वातावरण के प्रति अनुक्रियाएं करके अपने आप सीखता जाता है। इसके बाद दूसरी जो अवस्था है दर्शे प्रतिमान। दर्शे का संबंध देखने से होता है। देखने का संबंध आप देख रहे हो, वैसा कर रहे हो, तो मूर्त चीजें हैं। क्या है? मूर्त। यानी इसके अंदर बच्चे ने जो देखा, देखकर उसके साथ अर्थ जोड़ दिया, तो क्या हो गया? प्रत्यक्षीकरण। यानी इसमें संवेदना के साथ क्या जोड़ दिया जाता है? अर्थ, और उसे ही क्या कहेंगे अपन? प्रत्यक्षीकरण। क्या कहेंगे? प्रत्यक्षीकरण। याद रखिएगा कि संवेदना के साथ जब अर्थ जुड़ जाए तो वो क्या कहलाता है? आपका प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो दूसरी जो आइकोनिक स्टेज होती है उसका संबंध देखने से और प्लेइंग से संबंध है। लुकिंग और प्लेइंग, यानी खेलना और देखना, है ना? खेलने और देखने से। साथ ही साथ इसमें संवेदना के साथ अर्थ जोड़ेगा। संवेदना के साथ अर्थ जोड़ेगा तो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्षीकरण। और प्रत्यक्षीकरण ज्ञान की दूसरी पीढ़ी है। ज्ञान की दूसरी पीढ़ी संवेदना के साथ अर्थ जोड़कर प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता है, और प्रत्यक्षीकरण द्वारा भाषा, विषय वस्तु का भाषा ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, भाषा का विकास और मूर्त चिंतन के माध्यम से सीख जाता है। यानी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा विषय वस्तु का ज्ञान भी होगा, साथ ही साथ भाषा का ज्ञान भी हो जाएगा, और इसमें चिंतन कौन सा लेगा? मूर्त। याद रखेगा, पहली जो होती है वो चिंतन रहित है, अतार्किक चिंतन होती है, चिंतन रहित होती है। जबकि ये चिंतन मूर्त चिंतन होता है, और इसमें मूर्त चिंतन के साथ भाषा विकास पर बल दिया जाता है, प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। इसके बाद जो तीसरी आपकी सिंबॉलिक स्टेज है, जिसको आप संकेत या प्रतीक कह सकते हैं, या अनुप्रतीकात्मक कह सकते हैं। अनुप्रतीकात्मक, अनु का मतलब पीछे होता है। अब देखो, इस बौद्धिक विकास की सर्वश्रेष्ठ चरण माना जाता है। बौद्धिक विकास का सर्वश्रेष्ठ चरण कौन सा है? सिंबॉलिक। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन के माध्यम से भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। भाषा का पूर्ण विकास, जबकि भाषा का विकास शुरू किस में होता है? दूसरी में। और भाषा का पूर्ण विकास कौन सी में होता है? तीसरी में। दूसरी अवस्था में कौन सा चिंतन? मूर्त चिंतन, और इसमें अमूर्त चिंतन। साथ ही साथ गणितीय समस्याओं का समाधान करना, शब्दों और विचारों को अभिव्यक्त करने की कौशल भी उसमें विकसित हो जाता है। साथ ही साथ पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभूति को काम में लेकर के बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। और ये बौद्धिक विकास का सर्वश्रेष्ठ चरण है, या फिर बौद्धिक विकास का उच्चतम चरण है। कौन सा? तीसरा, जिसको कहेंगे अपन सिंबॉलिक स्टेज। कौन सी स्टेज है? सिंबॉलिक। इसके बाद इन्होंने जो बात की है वो बड़ी गजब है, कि जेरोम वुर्नर का जो सीखने का सिद्धांत है, या अन्वेषण, सीखने का अन्वेषण सिद्धांत है, सीखने का सिद्धांत या सीखने का अन्वेषण सिद्धांत, इनको आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने जीन प्याजे के सिद्धांत, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उसी सिद्धांत को इन्होंने विस्तारित किया, और विस्तारित करके एक बात कही कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता। परंतु साथ ही साथ इन्होंने एक बात कही कि जो बच्चा सीख रहा है, उस सीखने के आधार को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 6। पहला होता है अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन।
दूसरा होता है पाठ की संरचना, तीसरा होता है अन्वेषणात्मक सीखना, चौथा होता है संबंधता का महत्व, तीसरा होता है पांचवा होता है तत्परता, और छठा होता है शिक्षार्थी द्वारा स्वयं के कार्य करने की उपयोगिता। अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन। आजकल की जो हमारी शिक्षा है, आजकल जो बच्चे को सिखाया जाता है वो अंतर्दर्शी चिंतन की अपेक्षा विश्लेषणात्मक चिंतन बेस पर ज्यादा सिखाया जाता है। जबकि बुर्नर कहता है कि बच्चा जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा जो सीखता है वो अंतर्दर्शी चिंतन होता है। अंतर्दर्शी चिंतन होता क्या है? तत्कालिक ज्ञान, तत्कालिक संज्ञान। तत्कालिक ज्ञान या तत्कालिक संज्ञान ही क्या है? अंतर्दर्शी चिंतन है। या फिर ये कहें कि कोई भी किसी भी समस्या का आप समाधान करने को निकले हो और उसमें आप विश्लेषणात्मक चिंतन पे निर्भरता दर्शाए बिना ही उसको आप अपने अंतर्दर्शी के आधार पे उसका समाधान कर रहे हो, यानी विश्लेषणात्मक चिंतन के आधार न मानते हुए, उस पर निर्भरता न दिखलाते हुए आप उसे अंतर्दर्शी चिंतन के माध्यम से समाधान कर लेते हो। अंतर्दर्शी चिंतन का मतलब है आपके संज्ञान क्रियाओं में, आपके मानसिक क्रियाओं में किसी भी चीज का तत्कालिक ज्ञान, तत्कालिक उसका समाधान। अंतर्दर्शी मतलब अंतर्भूत होकर के, कोई समाधान नहीं पता, अचानक से उसका समाधान आपके दिमाग में आ गया, बिना किसी विश्लेषणात्मक चिंतन पर निर्भर रखते हुए, बिना किसी पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए आपने समस्या का समाधान देखा, समस्या से तत्काल उसका समाधान आपके दिमाग में आ गया, वही क्या है? अंतर्दर्शी चिंतन है। विश्लेषणात्मक चिंतन तो आपका जो होता है एक कर्मगत तरीके से होता है, पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, पूर्व अनुभव पर आधारित होता है, हर चीजें उन पर निर्भरता दिखलानी पड़ती है आपको। पाठ की संरचना, पाठ की संरचना में उन्होंने कहा कि किसी भी पाठ या किसी भी विषय वस्तु में कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं। किसी भी पाठ या किसी भी विषय वस्तु के कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं। अगर उन नियम सिद्धांतों को याद नहीं किया जाएगा या उन नियम सिद्धांतों को नहीं सीखा जाएगा तो बच्चा अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएगा। इसके बाद है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब, इनका मतलब खोज से है। किससे है? खोज से, कि बच्चा अपने पूर्व ज्ञान को, पूरा अनुभव को नई चीजों के खोज करने में समय व्यक्त करे, उससे ज्यादा बेटर सीखता है। एक है संबंधता। एक संबंधता का मतलब होता है कि एक तो आप व्यक्तिगत रूप से सिखा रहे हो, है ना, और एक आप सामाजिक परिस्थितियों से जोड़कर सिखा रहे हो। व्यक्तिगत आप, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको सीधा बता रहा हूं, ये व्यक्तिगत हो सकता है, परंतु अगर किसी घटना को किसी समाज विशेष की परिस्थिति से संबंध करके बताया जाता है तो उससे अधिगम ज्यादा स्थायी होता है। तो ये संबंधता की बात करता है। तत्परता की बात तो आपको पता ही है कि जब तक बच्चा किसी भी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर तत्पर नहीं होगा तो जनाब नहीं सीखेगा, नहीं खोज करेगा। और इसमें शिक्षार्थी द्वारा स्वयं के कार्य करने की उपयोगिता, बच्चा क्या कार्य किया है और बच्चे के कार्य में कौन से चिंतन को काम में लिया गया होगा, इन चीजों का आंकलन करना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब बुर्नर ने अपने इस सिद्धांत में सीखने के आधार को कितने भागों में बांटा। आपको डिटेल से नहीं जाना इनके, बस याद रखिएगा। पहला है अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन। इनकी थ्योरी में आपको नहीं जाना है, 6 फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन, पाठ की संरचना, अन्वेषण द्वारा सीखना, संबंधता से सीखना, संबंधता को महत्व, तत्परता और शिक्षार्थी द्वारा स्वयं कार्य करने की उपयोगिता। वैसे इसके अंदर इन 6 बातों को पूरी तरह से डिटेल से मैंने आपको समझाने का प्रयास भी किया है, परंतु ये कोई महत्व नहीं, आपको याद नहीं रखना इन चीजों को। बस आप याद रखें कि अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन है, फिर पाठ की संरचना है, फिर संबंधता है, फिर अन्वेषण है, फिर पाठ की संरचना है, तत्परता है और विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य की उपयोगिता। बस ये 6 फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगर आपको 6 फैक्ट के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बात है ये जरूर याद रखिएगा कि सीखने का अन्वेषण सिद्धांत किसने दिया। सीखने का अन्वेषण सिद्धांत किसका है, या फिर आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, तो उत्तर होगा जेरोम बुर्नर।
और सीखने के सिद्धांत को इन्होंने कितने भागों में बांट दिया? 6 भागों में। पहला अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन, पाठ की संरचना, अन्वेषण द्वारा सीखना, संबंधता, तत्परता और विद्यार्थी के द्वारा किए गए कार्यों की उपयोगिता। मुझे